स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ IAS। मैं आप सभी का स्टडी IQ IAS के तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम प्रितेश माथुरकर है। आई एम द लीड ऑप्शनल फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी डिसिप्लिन एंड आई एम ऑल्सो द फैकल्टी फॉर ज्योग्राफी GS। गाइज, आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी स्पेशल सेशन है बिकॉज इस सेशन में मैं आपके लिए एक ऐसे सवाल का जवाब ला रहा हूँ जो हमेशा हर किसी एस्पिरेंट को रहता है कि यूपीएससी ज्योग्राफी में कहाँ से करंट अफेयर्स पूछती है, कैसे करंट अफेयर्स लिंक किए जाते हैं कन्वेंशनल के साथ में एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो गाइज, आज के इस सेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा एंड थोड़ा मेरे साथ कनेक्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, ये बेस्ट अप्रोच है करंट अफेयर्स को पढ़ने का विद रिगार्ड्स टू ज्योग्राफी डिसिप्लिन। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक दो चीजें आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, तो इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए, क्या करंट अफेयर्स जरूरी है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड खासतौर से ज्योग्राफी के लिए? एंड उसका एक अलाइड डिसिप्लिन ले लीजिए, आप लोग एक अलाइड सब्जेक्ट ले लीजिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी ले लीजिए। तो हाँ, करंट अफेयर्स तो बेहद जरूरी है। क्या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं? जी हाँ, करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाते हैं। अब इस साल के प्रीलिम्स में आप देख लीजिए 30 क्वेश्चंस थे लगभग ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, उसमें से मैक्सिमम करंट अफेयर्स से ही तो लिंक्ड थे, है कि नहीं, है ना? तो करंट अफेयर्स बहुत वाइटल है। क्या हर साल यूपीएससी अलग अलग तरीके से करंट अफेयर्स पूछती है? जी हाँ। जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है हमारी, ये इवोल्यूशनरी एग्जामिनेशन है, ये स्टैटिक नहीं है। हर साल category of questions will keep on changing, the level of the questions will keep on changing। हर साल जिस तरीके से क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जाते हैं, जैसे भारत का संविधान ड्राफ्ट किया गया था ना, तो उसी तरीके से हर साल जैसे क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए जाएंगे वो अलग अलग तरीके से ड्राफ्ट किए जाएंगे। तो हमें जो बदलती ट्रेंड है यूपीएससी की, उसके साथ चलना जरूरी है बिकॉज गाइज, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। आपको बदलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ यही डिस्कस करूंगा कि बदलते ट्रेंड्स के साथ, बदलते डिस्कशंस के साथ आपको किस तरीके से करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है, ताकि अगर क्वेश्चन आ गया प्रीलिम्स एंड मेंस में तो आप लोग ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चंस छोड़ के नहीं आ रहे हो, आप ऐसे ऑब्वियस क्वेश्चंस गलत नहीं करके आ रहे हो जो आपसे एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ जेन्युइन सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। तो गाइस, इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं एंड प्लीज ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सर करंट अफेयर्स तो इतने वास्ट है, हम उसमें से जोनिंग कैसे करें। वही चीज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि जोनिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से यूपीएससी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकती है एंड किस तरीके से आपको उसे अप्रोच करना चाहिए। तो गाइस, अगर मैं ज्योग्राफी से डिसिप्लिन में आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स के लिए बात करूं तो मोटा मोटा हम लोग इसे 3 पार्ट्स में रखते हैं। So the first part that I will be taking is basically the current affairs in the 3 spheres. You will have the geomorphology, okay, geomorphology. इसके बाद आपका आएगा क्लाइमेटोलॉजी, ओके, क्लाइमेटोलॉजी, ओके। इसके बाद आएगा आपका ओशनोग्राफी, ओके, ओशनोग्राफी, ओके। तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी मीन्स ये धरती का लैंड सरफेस, ओके। एटमॉस्फेयर बेसिकली मीन्स ये धरती के आजू बाजू का जो एनवेलप है गैसेस का वो, एंड हाइड्रोस्फीयर और द ओशनोग्राफी मीन्स बेसिकली द हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ, ओके। तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक पार्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, ओके। आफ्टर दिस द सेकंड पार्ट विच आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि करंट अफेयर्स बेसिकली एनवायरमेंट रिलेटेड कैसे आते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड इन द सेंस कि कैसे इकोसिस्टम को कनेक्ट करके ज्योग्राफी के साथ, कैसे इकोसिस्टम को कनेक्ट करके जियोफिजिक्स के साथ, तो द इंटरकनेक्शन ऑफ इकोसिस्टम विथ द ज्योग्राफी और जियोफिजिक्स, इसे कनेक्ट करके आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एंड लास्टली मैं आपको कुछ इंडिया स्पेसिफिक चीजें भी बताऊंगा कि इंडिया स्पेसिफिक जैसे एग्रीकल्चर, ओके, जैसे हमारे रिसोर्सेस, ओके, जैसे हमारे
ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ओके, इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम लोग आज के सेशन में जानेंगे। तो ये 3-4 हम लोग चीजें डिस्कस करेंगे आज के सेशन में, जो आपको बेसिकली हेल्प करेगी ये जानने में कि हाँ सर, ऐसे टारगेट किए जा सकते हैं करंट अफेयर्स एंड इस तरीके से यूपीएससी पूछ सकती है। तो चलिए, लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट पेयर, दैट इज द फर्स्ट पेयर इन द सेंस कि पहला पार्ट, कि सर जो हमारा फिजिकल पार्ट है बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी से, उससे करंट अफेयर्स कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान में रखिए, द फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू मेक श्योर कि आप सब लोग इसे प्रॉपर तरीके से समझ रहे हैं, वो ये है कि इस पार्ट से जितने भी करंट अफेयर्स आएंगे वो एक बड़े इवेंट से रिलेटेड आएंगे। सो दे विल बी कमिंग फ्रॉम अ बिग टेक्टोनिक मीन्स बहुत बड़ा इवेंट। दे विल बी कमिंग फ्रॉम अ बिग टेक्टोनिक, और एक ऐसा इवेंट जिसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, जिसके जो फॉलआउट्स थे वो काफी दूर तक है, जिसके टेक्टोनिक और इवेंट जिसके फॉलआउट्स मीन्स कहां तक के वो इवेंट किसी चीज को या फिर हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, वो फॉलआउट जो है वो बहुत फार रीचिंग होंगे। तो ऐसे से ही आपको बेसिकली करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं। दिस इज नंबर 1। ओके, तो सर आप बोलेंगे कि चलो आपने बता तो दिया बिग टेक्टोनिक और ऐसा इवेंट जिसके फॉलोअर्स बहुत दूर तक है, आप इसका कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं मुझे? मैं बोलूंगा जी हाँ, एग्जाम्पल दे सकता हूँ। बट एग्जाम्पल देने से पहले गाइस, मैं आप लोग के साथ पहले डिस्कस कर लेता हूँ सारे पॉइंट्स कि कैसे यहाँ से करंट अफेयर्स आ सकते हैं। तो नॉर्मली करंट अफेयर्स कैसे आएंगे? या तो आपको इस इवेंट का डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा, यू विल बी आस्क्ड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस इवेंट, ये क्या है बताइए। जैसे पूछा गया था कि 2020-21 के जितने भी वोल्केनिक इरप्शंस है उनका एक बताइए, उनका एक एनालिसिस बताइए, तो आपको उनका डिस्क्रिप्शन पूछा जाएगा। ओके, और यू विल बी आस्क्ड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट कि ये किस वजह से हुआ है। ओके, व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस। और आपको पूछा जा सकता है कि ये जो इवेंट है, ओके, इसके फॉलोआउट्स या फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या रहे, या फिर ऐसा इवेंट आगे ना हो तो उसके लिए हम लोग मिटिगेशन कैसे कर सकते हैं। ओके, हम लोग उसके साथ एडाप्टेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन वी अडाप्ट टू इट, एंड बेसिकली हम लोग इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ओके, हाउ कैन वी मैनेज इट। ओके, तो बेसिकली ये जो 3 पार्ट्स मैंने आपको आखिर के बताए, दे बिकम अ पार्ट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इटसेल्फ। तो आपको एक हिंट आ रही होगी कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। ओके, तो आपको क्वेश्चंस इन 3-4 डायमेंशंस में से पूछे जा सकते हैं। एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम योर एंड, आपसे क्या एक्सपेक्टेड है कि ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपका सबसे पहले क्या स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहला आपका लोकेशनल एनालिसिस काफी स्ट्रांग होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में, ये कहां पे आया है उसका एनालिसिस, आपको वो रीजन प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। यू शुड बी हैविंग अ एडेप्ट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू कि वो आया कहां पे, लोकेशन एनालिसिस कैसा है। इसके साथ साथ आपको क्या पता होना चाहिए कि वो जो जियोफिजिकल फिनोमेनॉन है उसका बाकी दुनिया के साथ क्या इंटरलिंकेज है, तो इंटरलिंकेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको ये तीनों जो पॉइंट्स मैंने लिखवाया, मैं एक एग्जांपल लेके जियोमॉर्फोलॉजी का, क्लाइमेटोलॉजी का एंड ओशनोग्राफी का प्रेजेंट का एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे हम लोग इसे टारगेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर मैं जियोमॉर्फोलॉजी का आपके साथ एग्जांपल ले रहा हूँ कि प्रेजेंटली बड़ा कोई सेस्मिक इवेंट बताइए कि जो हुआ है सर, कैसे हुआ है। तो चलिए, आप सबको पता है कि इस साल टर्की में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। ओके, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया लाइव्स का। सो गाइस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्की अर्थक्वेक, तो यूपीएससी आपको सवाल पूछ सकती है कि क्या था ये पेक्यूलियर क्या था इस टर्की के अर्थक्वेक में कि इतना लॉस ऑफ लाइव्स हुआ। ओके, इसे हम लोग प्रिवेंट
लॉस ऑफ लाइव्स एंड डैमेज प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ऐसा इंडिया में क्या कर सकते हैं, व्हाट स्टेप्स कैन इंडिया टेक टू डू दिस। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो टर्की का अर्थक्वेक आया किस वजह से। तो उसका जो आंसर है बेसिकली, तो यहाँ पे एक छोटी सी माइक्रो प्लेट है, इसका नाम है एनाटोलियन प्लेट। अभी यहाँ पे हो क्या रहा है जनाब, साउथ से आ रहा है हमारा अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ से आ रहा है हमारा यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेट्स मिला के इस प्लेट को दबा रहे हैं। तो ये प्लेट जो है बेचारी छोटी सी प्लेट, ये छोटी सी प्लेट यहां से एस्केप करने की कोशिश कर रही है। ये छोटी सी प्लेट यहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका नाम है बेसिकली एस्केप टेक्टोनिक्स, बहुत बढ़िया नाम है। एंड इसका और एक नाम है वाटरमेलन सीड इफेक्ट। जैसे आपने तरबूज तो खाया होगा, तो अगर आप तरबूजा को दबाना शुरू करोगे तो सीड्स कैसे पॉप आउट करती है ना, तो वैसे यहाँ पे इतना प्रेशर है कि ये प्लेट बेचारी बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। इसके वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन बन जाती है, यहाँ पे दूसरी फॉल्ट लाइन बन जाती है। अभी अगर ये स्ट्रेस बहुत बिल्डअप हो गया, ये फॉल्ट लाइन क्या होगी, फिर से एक्टिव हो जाएगी। तो गाइज यही हुआ गाजियान्टेप में, ये फॉल्ट लाइन फिर से एक्टिवेट हो गई एंड बिकॉज ऑफ द इंटेंस कंप्रेसिव फोर्सेस ओवर हियर आपको ऐसा अर्थक्वेक आया जिसके आफ्टर शॉक्स भी उतने ही पावरफुल थे। ये बहुत पेक्यूलियर चीज थी इस अर्थक्वेक की, इसका आफ्टर शॉक भी रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड 6 के ऊपर का था। तो जस्ट इमेजिन कि आपका अर्थक्वेक आ गया, ओके 7 मैग्नीट्यूड के ऊपर का अर्थक्वेक आ गया, आफ्टर शॉक्स भी उतने ही पावरफुल आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक इवेंट बन जाता है। एंड गाइज आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये सेम चीज इंडिया में भी हो सकती है। क्यों इंडिया में हो सकती है? बिकॉज इंडिया में क्या है हमारे पास, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो इंडिया में क्या हो रहा है कि नीचे से हमारी इंडियन प्लेट टकरा रही है, ऊपर से हमारी यूरेशियन प्लेट टकरा रही है। इन दोनों के कॉम्प्रेशन की वजह से वी हैव अपलिफ्टमेंट ऑफ द ग्रेट हिमालयाज है कि नहीं है, एंड हिमालयाज में अभी मेजर अर्थक्वेक ड्यू है। तो आपको सवाल कैसे पूछा जा सकता है कि अगर ऐसा अर्थक्वेक इंडिया में आ गया तो हम लोग कैसे इसे रिस्पॉन्ड करें। हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि लॉस ऑफ लाइफ एंड जो लॉस ऑफ मनी है, जो पैसा बर्बाद हुआ है, उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सके। तो एक तो हो गया डिस्क्रिप्शन पूछ लिया, दूसरा कि इसे हम लोग कैसे मिटिगेट, कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो आपको इसमें बेसिकली जानना किस हद तक जरूरी है। आप बोलोगे कि सर आपने तो बोल दिया ही है, बट किस हद तक जाने। तो आपको बेसिकली जब भी ऐसी कोई न्यूज आती है तो आपको, जैसे आप हिंदू पढ़ते हो तो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज आता है, उसमें आपको डाटा मिलेगा कि टर्की का अर्थक्वेक इतना डिवास्टेटिंग क्यों हुआ। अगर आपको डाटा किसी भी सोर्स से नहीं मिल रहा है तो आप बस गूगल कर लीजिए, जितना मैंने आपको बताया कि किस हद तक क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि टर्की का अर्थक्वेक इतना डिवास्टेटिंग क्यों रहा, तो उसके पीछे का जो आंसर है वो है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शंस का, जो इंडिया में भी सेम प्रॉब्लम है। ओके, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शंस है टर्की में वो है सॉफ्ट स्टोरी कंस्ट्रक्शन। आप बोलेंगे सर सॉफ्ट स्टोरी कंस्ट्रक्शन यानी क्या? तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर रहता है हमारा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, ऐसा हमारा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स रहेगा ऊपर में, एंड नीचे में आपके बेसिकली शॉप्स रहेंगे। तो नीचे में जो कंस्ट्रक्शन है वो ऐसा ओपन रहेगा, यहाँ पे एक शॉप रहेगा, आगे पे यहाँ पे पार्किंग की जगह रहेगी, एंड इसके ऊपर आपके रेसिडेंशियल मकान रहेंगे। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सॉफ्ट स्टोरी स्ट्रक्चर, जहां पे नीचे में खाली पिलर सपोर्ट देके शॉप्स को रखा गया है एंड ऊपर आपके खाली मकान है। तो गाइस टर्की में क्या हुआ, जैसे ही अर्थक्वेक आया, जैसे ही ये ग्राउंड हिलने लगा, तो क्या हुआ, नीचे में सपोर्ट है बिल्डिंग को उतना नहीं, तो ये बिल्डिंग का ऊपर का पार्ट पूरा नीचे टॉपल हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं इन टेक्निकल टर्म्स, दिस इज कॉल्ड एज पैनकेक कोलैप्स। ओके, पैनकेक कोलैप्स यानी क्या कि नीचे का जो फाउंडेशन है, नीचे के फ्लोर जो है वहां पे एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है, इसलिए ऊपर का वैसे के वैसे टॉपल हो गया। तो गाइज आपको बेसिकली अगर ऐसा अर्थक्वेक इंडिया में आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्डिंग्स का अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग करना जरूरी है या नहीं है। बिकॉज इंडिया में भी आप देखेंगे मेजॉरिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शंस जो है इंडिया में ऐसे है ना, देयर इज अ
क्लोज टू 100% चांस कि आप जिस बिल्डिंग में बैठ के लेक्चर देखोगे वो उस बिल्डिंग का भी स्ट्रक्चर ऐसी हो सकता है। तो अर्थक्वेक रेट्रोफिटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, जिसमें जिसमें क्या है, जिसमें ये जो पूरा पार्ट है इंडिया का, ओके, जिसमें ये जो पूरा पार्ट है इंडिया का, ये तो पार्ट जनाब जोन 4 और जोन 5 में आता है अर्थक्वेक जोनेशन के। दिस इज जोन 5 एंड जोन 4 में आता है ये। तो गाइज इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स पूछे जा सकते हैं एंड आपको इसको इंडिया के साथ लिंक करना काफी बेहद ज्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये तो मैंने कर दिया एक जियोमॉर्फोलॉजी का डिस्कस। तो ऐसे ही चलिए एक काम करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशनोग्राफी का एक कॉमन लेके चलते हैं कि कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो गाइस इफ आई टॉक अबाउट क्लाइमेटोलॉजी, तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है क्लाइमेट चेंज का। तो अगर मैं आपसे पूछूं, एक सिंपल सवाल आ गया कि क्लाइमेट चेंज अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट कर रहा है, इसका जवाब दी। सिंपल सवाल है, यूपीएससी ने पूछ लिया कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है इट इज मैनिफेस्टिंग डिफरेंटली एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बताइए आप कैसे बता सकते हैं। तो अगर मैं आपको आज के तारीख का बताऊं कि आज प्रेजेंटली चल क्या रहा है अभी इस वक्त, तो अभी प्रेजेंटली इस वक्त इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में हीट वेव चल रही है, ओके ओके। इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रिकॉर्ड मॉनसून्स चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो रिकॉर्ड मॉनसून हो रहा है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में भी रिकॉर्ड हीट वेव चल रही है, ओके। अभी चल रही थी, अभी खत्म हो रही है थोड़ी सी। तो ये किस वजह से हो रहा है सब? यहाँ पे रिकॉर्ड हीट वेव, यहाँ पे भी रिकॉर्ड हीट वेव। तो गाइज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर जगह का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करता है एंड इसे इन्फ्लुएंस अलग अलग चीजें करती है। जैसे यहाँ का हीट वेव एंड यहाँ का हीट वेव किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ अ कंसेप्ट कॉल्ड एज हीट डोम। हीट डोम किस वजह से आ रहा है? बिकॉज जो हमारी जेट स्ट्रीम्स है ये बहुत ज्यादा मिएंडर कर रही है या फिर ये बहुत कम मिएंडर कर रही है। किस वजह से? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो जेट स्ट्रीम्स का मिएंडरिंग अफेक्ट कर रहा है किसको? हीट डोम फॉर्मेशन को। एंड यही जब जेट स्ट्रीम्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस लाएगी कहां से? ये पार्ट से यहाँ पे। एंड जब ये बेसिकली इंडिया के मॉनसून के साथ मिल जाएंगे तो यू विल हैव रिकॉर्ड ब्रेकिंग मॉनसून इन इंडिया टू। जबकि इस पार्ट में वर्ल्ड के क्या आ रहा है? एल नीनो का मतलब क्या है कि यहाँ के पानी क्या हो रहे हैं? गर्म हो रहे हैं, ओके। सो वार्म वाटर्स हो रहा है यहाँ पे। तो बिकॉज ऑफ दिस अभी जो यहाँ पे रेनफॉल मिलेगा आपको साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे, बट ऑस्ट्रेलिया में आपको क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में आपको अभी सूखा मिलेगा। एंड ये ऑस्ट्रेलिया का सूखा किसे इंपैक्ट करेगा? इंडिया को भी। एंड ये क्या मॉनसून को इंपैक्ट करेगा? कर सकता है। तो आपको बेसिकली गाइस क्लाइमेट एंड ओशंस एंड अर्थ, इन तीनों के कॉम्बिनेशंस में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए किस तरीके से होगा। कैसे एल नीनो इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट करेगा? कैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया के मॉनसून को अफेक्ट कर सकते हैं? कैसे ओशन वाटर वार्मिंग से साइक्लोन्स बन सकते हैं? बिकॉज इस साल जो सबसे बड़ी न्यूज है क्लाइमेटोलॉजी की, वो तो जनाब एक साइक्लोन है जो यहाँ पे पैदा हुआ था, ओके। पैदा तो यहाँ पे हुआ नहीं, पैदा तो वो इस तरफ हुआ, ओके, इस तरफ हुआ वो, ओके। थोड़ा सा मैंने नॉट इवन क्लोज टू ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली इट फॉर्म्ड समवेयर ओवर हियर, ओके। तो ये पहले इधर गया, फिर से यहाँ पे आ रहा है। तो दिस साइक्लोन का नाम जो था, इस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन फ्रेडी, ओके। ये पहला ट्रॉपिकल साइक्लोन है जनाब जो मोर देन 1 मंथ चला, क्लोज टू 35 डेज इट वाज इन सर्कुलेशन। बहुत ही ज्यादा ये है, ये क्या बोल सकता हूं मैं, इट्स अ वेरी अनयूजुअल फिनोमिनॉन। एंड ये किससे लिंक्ड है? ये लिंक्ड है क्लाइमेट चेंज से, ये लिंक्ड है ओशन वाटर वार्मिंग से। तो गाइज आपको ऐसा सवाल पूछ सकती है यूपीएससी
कि रिसेंटली साइक्लोन फ्रेडी वाज इन न्यूज बिकॉज ऑफ इट्स अनयूजुअल इंटेंसिटी। कमेंट, डिस्कस, एनालाइज, कुछ भी पूछ सकती है आपको। ओके, एक्सप्लेन। तो यू हैव टू गिव एन आइडिया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते किस वजह से, उनको जो हीट सप्लाई होती है वो किससे होती है, व्हाट इज देयर एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स इज द लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो उससे क्लाइमेट चेंज का एंड ओशन वाटर वार्मिंग का क्या लिंक है, ये आपको वैसे क्वेश्चन में लिंक करना पड़ेगा। आई नो कि आप जो लोग मेरा लेक्चर देख रहे हैं आपको ये टर्म्स थोड़ी सी हाई लेवल लग रही होगी, बट बिलीव मी, आप एक बार शुरू कर देंगे पढ़ना तो आपको ये बिल्कुल भी बड़ा नहीं लगेगा। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत बड़े लेवल पे आ सकते हैं, जो बहुत ज्यादा बड़े लोगों को इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं जितनी चीजें बोल रहा हूं, क्या ये इंडिया को इम्पैक्ट नहीं करेगी? जरूर करेगी। तो ऐसे इवेंट्स जो बहुत बड़े होते हैं एंड जिनका फॉलो आउट बहुत दूर तक रहता है। एंड गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। एक अपॉर्चुनिटी है। ओके, आप सबको तो पता है मेरा नाम प्रीतेश माथुरकर, बट अगर आपको मुझसे प्रीतेश माथुरकर, जो केवल जोग्राफर बाय प्रोफेशन नहीं है बट ये जोग्राफर बाय हार्ट भी है, तो अगर आपको मुझसे जोग्राफी ऑप्शनल पढ़ना है तो आपके लिए स्टडी IQ एक बेहद ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया है इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट। तो हमारी बैच 24 जुलाई को शुरू हो रही है 1 बजे से। तो अगर आप इस जोग्राफर से बाय प्रोफेशन बाय हार्ट से एंड ऐसे बंदे से जो खुद 4 कॉन्टिनेंट्स ट्रैवल करके आया हुआ है, अगर आप मुझसे ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज एक स्पेशल डिस्काउंट में आपको ये ऑप्शनल मिल रहा है, उसके लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए PM लाइव। तो एक स्पेशलाइज्ड डिस्काउंट आपके लिए रहेगा, अवेल आप उसे कर सकती है। जस्ट एट 5,999 रुपीज में आपको पूरी की पूरी ऑप्शनल की क्लास मिलेगी, जिसमें मैं और आप पूरे वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे, हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस लेंगे, हम लोग आपको टेस्ट सीरीज भी देंगे, प्लस मैं आपको नोट्स भी दूंगा, क्रक्स भी मिलेगा, एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग, एंड प्लस आपको मुझसे स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप भी मिलेगी। तो गाइस, काइंडली एनरोल योरसेल्फ इन दिस ऑप्शनल बैच बाय यूजिंग कोड PM लाइव अगर आप मुझसे ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ वर्ल्ड टूर पे जाना चाहते हैं। चलिए वापस आते हैं हम लोग हमारे डिस्कशन पे। तो ऐसे इवेंट्स जिनका फॉलो बहुत ज्यादा है, ऐसे इवेंट्स आपको पूछे जा सकते हैं किसमें? करंट अफेयर्स में, इन द फिजिकल स्फीयर। एंड नाउ स्पेशल नोट फॉर एनवायरमेंट। एनवायरमेंट रिलेटेड क्यों? बिकॉज गाइस, अभी आप देख रहे हो जैसे दिल्ली में फ्लड आ गई। ओके, तो क्या ये फ्लड्स, क्या ये ड्राउट्स नेचुरल डिजास्टर्स है? क्या एनवायरमेंट में जो भी चल रहा है अभी, जैसे अभी फ्लड आ गई इंडिया में, क्या ये नेचुरल है? नेचुरल तो है, बट क्या ये फ्लड्स को मैनेज किया जा सकता था? यस, डेफिनेटली। तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको आएंगे बड़े साइज यानी करंट अफेयर्स रिलेटेड, वो किस डायमेंशन से आएंगे वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड वो सारा डायमेंशन जो है वो है मैनेजमेंट, वो है मैनेजमेंट। व्हाई? बिकॉज हमेशा यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक रहा है वो या तो रहा है हिमालयन इकोसिस्टम। बिकॉज हिमालयन इकोसिस्टम क्यों फेवरेट टॉपिक रहा है यूपीएससी का? बिकॉज हिमालयन इकोसिस्टम जो है ये धरती के 1/3 पॉपुलेशन को पानी देती है, पीने का पानी, यूजेबल वाटर, ओके, पोर्टेबल वाटर। तो इट्स ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। तो हिमालयन इकोसिस्टम में जो भी थ्रेट्स चल रहे हैं, ओके, ग्लेशियर मेल्टिंग, ओके, ओवर टूरिज्म, ओके, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो इसके बाद अगर बहुत ज्यादा एरेटिक मॉनसून आता है, बहुत ज्यादा एरेटिक अगर रेनफॉल होता है, तो फ्लड मैनेजमेंट। फ्लड मैनेजमेंट हमें करना बेहद जरूरी है। अभी तो आप सबको पता है कि हमारे देश की राजधानी तो फिलहाल यमुना जी डुबा रही है। ओके, सो यमुना इज रिक्लेमिंग इट्स बैंक्स। तो इज इट वाइज कि आप लोग यमुना जी के बैंक्स पे आपके मेन एरियाज बसा रहे हो दिल्ली के? इज इट अ वाइज डिसीजन? नहीं। तो फ्लड मैनेजमेंट के साथ साथ आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको पूछा जा सकता है टाउन प्लानिंग। आपको क्या पूछा जा सकता है? टाउन प्लानिंग। एंड इसके साथ साथ आपको इंटरलिंक करके क्या पूछा जा सकता है? नंबर 4 इज डिजास्टर मैनेजमेंट। इज डिजास्टर मैनेजमेंट।
तो गाइस देखिए, करंट अफेयर्स जो है ये बेहद वास्ट है, बट अगर आप एक बार वो नस पकड़ लेंगे कि कैसे पूछे जा सकते हैं, तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी करंट अफेयर्स चूज करने की। तो गाइज ये तो एक एनवायरमेंट इकोसिस्टम के रिलेटेड मैंने आपको एक हेड पे दे दिया कि कैसे मैनेजमेंट के तौर से हिमालयन फ्लड मैनेजमेंट, ओके, टाउन प्लानिंग, ओके। एक बेहद और एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इंडिया की कोस्टलाइन काफी बड़ी है, तो कोस्टलाइन से रिलेटेड आपके पास आता है कोस्टल जोन रेगुलेशन। इसमें आपका बीच का मेंटेनेंस, ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच, इसमें आपका कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इसमें आपका बेसिकली अगर कोई कंस्ट्रक्शन आपका बेसिकली किसी बायोस्फीयर में हो रहा है, वो इश्यूज, तो वो सारे इश्यूज आपको सीआरजेड में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, आपको ऐसे इवेंट्स देखने हैं जो बेसिकली मास स्केल पे इफेक्ट करते हैं, मास स्केल पे इफेक्ट होता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, क्या इसका इफेक्ट मास स्केल पे है? यस है, बिकॉज उससे ट्राइब्स भी डिस्प्लेस होंगे, उससे आपका लाइवलीहुड सोर्स भी जाएगा, एंड प्लस क्या वो प्रोजेक्ट इतना फिजिबल है कि उससे जो भी पावर जनरेट होगी उसको हम लोग कॉम्पेंसेट कर सकते हैं उसके कॉस्ट से, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो गाइस ऐसे इवेंट्स आपको ध्यान में रखना बेहद बेहद ज्यादा जरूरी है। एंड गाइस नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो डिस्कशन कि सर आपने तो ये सारा बोल दिया, अभी ऐसे बताइए करंट अफेयर्स जो सेक्टर स्पेसिफिक पूछे जा सकते हैं, तो बेसिकली आपको थोड़ा सा उसमें खुद से ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करंट अफेयर्स नॉर्मली एग्रीकल्चर रिलेटेड आते हैं, नॉर्मली इंडिया के लैंड रिसोर्सेज रिलेटेड आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ओके, आप पूछेंगे कि सर एग्रीकल्चर से करंट अफेयर्स किस किस क्षेत्र में आ सकते हैं? तो एग्रीकल्चर में जो फिलहाल ट्रेंड चल रही है वो है नेचुरल/ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, क्योंकि हर जगह पे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, तो आपको नेचुरल/ऑर्गेनिक फार्मिंग पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको क्लाइमेट सूटेबल एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कि जैसे जिस जगह का क्लाइमेट है तो उसके सूट करने वाला एग्रीकल्चर, या फिर क्लाइमेट चेंज तो हो चुका है सर, अभी उससे रेजिलिएंट जो भी क्रॉप्स ग्रो होंगे वो हमें करना है। तो इसमें क्या आएगा आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हाट, मिलेट्स आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? बिकॉज जो भी मिलेट्स है हमारे, ये मिलेट्स कैसे हैं? आर दे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप? यस, दे आर क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स। ओके, वो ड्रॉट एरियाज में, ड्रॉट प्रोन एरियाज में भी आप उसे ग्रो कर सकते हैं। तो इससे क्या लिंक रहेगा आपका? इससे लिंक रहेगा आपका ड्राई लैंड एग्रीकल्चर बेल्ट ऑफ इंडिया। तो सी गाइस, कैसे हम लोग एक बार आपको बेसिकली अगर नॉलेज आ गया तो यू कैन बेसिकली जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन यूर एंड। तो प्लीज रिमेंबर लाइक दिस। एंड आखिरी में एग्रीकल्चर में अगर कोई बड़ी स्कीम आती है, तो स्कीम्स इन एग्रीकल्चर आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्कीम्स आप बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड अगर मैं आपके साथ लैंड रिसोर्सेस की बात करूं इंडिया की, तो लैंड रिसोर्सेस में सबसे पहली चीज जो आएगी वो आएगी लैंड मैनेजमेंट। ओके, लैंड मैनेजमेंट इन द सेंस कि अगर जैसे अभी हम लोग सोलर पावर फार्म्स बना रहे हैं, सोलर फार्म्स को हम लोग लैंड दे रहे हैं, तो सोलर फार्म्स की अगर हम लोग लैंड ले रहे हैं तो ये लैंड हम लोग कौन से डाइवर्ट कर रहे हैं? क्या हम लोग एग्रीकल्चर लैंड डाइवर्ट कर रहे हैं, या फिर हम बेसिकली ऐसी लैंड डाइवर्ट कर रहे हैं जो वेस्ट है, जो अनकल्चरेबल है? तो लैंड मैनेजमेंट का कंसेप्ट काफी ज्यादा है। देन आपको लैंड के क्वालिटी पे तो भी फोकस रखना पड़ेगा ना, कि अगर आप लैंड का ओवर यूज कर रहे हो तो लैंड का क्या होगा? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन से क्या लिंक रहेगा? डेजर्टिफिकेशन। तो आपको लैंड की क्वालिटी बहुत ज्यादा मेंटेन करना जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। ये आते ही रहता है ये क्वेश्चन कि क्या लैंड रिफॉर्म्स जरूरी है, क्या लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइजेशन करना हमें जरूरी है? तो गाइस देखिए, इस तरीके से अगर आप बढ़ेंगे तो आपको बेसिकली करंट अफेयर्स पे खुद ब खुद एक कमांड आ जाएगी। आप खुद ब खुद जानने लगेंगे कि कैसे यूपीएससी फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस पूछ सकते। तो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन पीवाईक्यू, आप देखिए आप एफवाईक्यू पे कैसे फोकस करें। तो गाइज
आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आप सबको ये लेक्चर बेहद पसंद आया होगा एंड एक कॉन्फिडेंस आया होगा कि हाँ सर ऐसे हम लोग कर सकते हैं। एंड बिफोर एंडिंग द सेशन मैं आप सबके साथ एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। आप सब लोग मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम पे एक ओपन ग्रुप है। ये ग्रुप है गाइस, दिस इज नॉट अ चैनल, ये ग्रुप है। ये ग्रुप बहुत स्पेशल है ज्योग्राफी बाय प्रीतेश माथुरकर। क्यों? बिकॉज इस ग्रुप में बच्चे ही बच्चों के डाउट सॉल्व कर देते हैं। तो ये हमने ओपन डिस्कशन प्लेटफॉर्म रखा है एंड अगर आपको बहुत ज्यादा क्वेरीज आती है तो मैं आता हूं बीच में। तो इट्स रिक्वेस्ट टू यू कि आप प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि आपकी और मेरी कम्युनिटी और बढ़े। इसे सर्च करने के लिए बस आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए ज्योग्राफी बाय प्रीतेश, @ज्योग्राफी बाय प्रीतेश, तो आप मुझसे जरूर जुड़ पाएंगे। तो गाइज आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए बहुत बढ़िया रहा होगा एंड आप मेरे साथ ऐसा ही साथ देंगे एंड आप जल्दी मेरे साथ ऑप्शनल की भी जर्नी शुरू करेंगे। तो गाइज अंटिल नेक्स्ट टाइम प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड प्लेजेंट डे नाइट जब भी आप ये वीडियो देखेंगे एंड कीप ऑन स्माइलिंग एंड कीप ऑन वर्किंग हार्ड एंड स्मार्ट। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।